मैं अरीन माथुरिया अपने कार्यालय तीर्थ एजेंसी से लगभग रात 11 बजे निकल रहा था। आज काम का बोझ सामान्य से अधिक था क्योंकि दीपावली की छुट्टियों से पहले कई परियोजनाओं को पूरा करना था। बाहर हल्की हल्की रिमझिम वर्षा हो रही थी और मैं तेजी से कदम बढ़ा रहा था, यही सोचते हुए कि कहीं बारिश तेज न हो जाए और मुझे घर पहुंचने में और देर न लग जाए। मैं अपनी ही धुन में दिन भर की थकान और आने वाले कामों के बारे में सोचता हुआ चला जा रहा था कि सड़क के किनारे एक महिला ने अचानक हाथ देकर मुझे रुकने का इशारा किया। पहले तो मेरे मन में एक पल की झिझक पैदा हुई। आजकल शहर में धोखाधड़ी और फ्रॉड के किस्से आम थे, लेकिन जब मैंने जरा गौर से देखा तो वह एक 30-35 वर्षीय विवाहित महिला लग रही थी, जिसके हाथ में 2-3 कपड़ों और मिठाई के थैले थे जो शायद दीपावली के उपहार थे। उसके चेहरे पर परेशानी और थकान साफ नजर आ रही थी। मुझे लगा कि शायद उसे कोई सवारी नहीं मिल रही थी, इसीलिए मदद मांग रही है। मैंने सोचा, चलो रुककर देखते हैं क्या बात है। किसी की मदद करना तो हमारा धर्म है। वह मेरे करीब आई और बड़ी विनम्रता से बोली, भाई साहब, क्या मुझे लिफ्ट मिल सकती है? रात काफ़ी हो गई है और लखनऊ की सड़कों पर इस समय कोई रिक्शा या ऑटो नहीं मिल रहा। जहाँ तक संभव हो, मुझे किसी ऐसी जगह छोड़ दें जहाँ से मुझे कोई सवारी मिल जाए। मैं हल्द्वानी कस्बे के करीब रहती हूँ। एक पल के लिए मैंने सोचा, किसी की मदद करनी चाहिए। अगर यह वास्तव में परेशान है और मैं इसे यहाँ अकेला छोड़ दूँ, तो यह इंसानियत के खिलाफ होगा। जो होगा देखा जाएगा। मैंने उसे अपनी होंडा सिटी गाड़ी में बैठने का इशारा किया। मैंने शफकत से पूछा, आपको कहाँ छोड़ दूँ? उसने कहा, जहाँ भी कोई रिक्शा या ऑटो नजर आ जाए वहीं उतार दीजिएगा। मैंने कहा, ठीक है। शायद वह भी उसी रास्ते पर रहती थी जहाँ मेरा घर था। हम लोग बातें करते करते मेरे घर के करीब पहुंच गए, लेकिन अफसोस कोई रिक्शा या ऑटो नजर नहीं आया। मैंने गाड़ी रोकी और कहा, देखिए, अभी तक तो कोई सवारी नहीं मिली और मेरा घर भी आ गया है। अब आप इतनी रात को अकेली कैसे जाएंगी? उसने हिचकिचाते हुए कहा, कोई बात नहीं, आप मुझे यहीं उतार दीजिए। मैं यहीं सड़क किनारे किसी सवारी का इंतजार कर लूंगी। हम अभी बात ही कर रहे थे कि अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। बिजली कड़की और सड़कें लम्हों में पानी से भर गईं। मैंने कहा, देखिए, इस समय यहाँ कोई रिक्शा तो क्या, कोई इंसान भी नजर नहीं आएगा और बारिश भी बहुत तेज हो गई है। अगर आपको कोई परेशानी न हो तो आप आज रात मेरे घर पर रुक सकती हैं। मेरा घर यहीं करीब है। वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और उसके बगल में घंटी को चालू करें। सुबह होते ही मैं आपको आपके घर छोड़ दूंगा, ये मेरा फर्ज है। उसने कुछ देर सोचा। उसके चेहरे पर अजीब सी कश्मकश थी। एक अजनबी के घर रात गुजारना आसान फैसला नहीं था, लेकिन बारिश की शिद्दत और रात की तारीकी ने शायद उसे हौसला दिया। उसने हल्का सा सिर हिलाया। हम फौरन मेरे घर की तरफ भागे। बारिश की वजह से हम पूरी तरह भीग चुके थे। मैंने उसे अपने कमरे के साथ मौजूद बाथरूम में भेज दिया ताकि वह ताज़ा दम हो जाए। मैंने भी जल्दी से अपने कपड़े बदले और किचन में जाकर 2 कप गर्म अदरक वाली चाय बनाई। इतने में वह भी कपड़े बदलकर बाहर आ चुकी थी। उसने एक सूती साड़ी पहन रखी थी जो शायद मेरे किसी मेहमान के लिए रखी गई थी। मैंने उसे ड्राइंग रूम में बैठने का इशारा किया, जहां एक पुरानी लक्ष्मी देवी की मूर्ति रखी थी। चाय पीते हुए उसने बताया कि वह मेरे घर से लगभग 20 किलोमीटर दूर हल्द्वानी के एक छोटे से शांत कस्बे नैनीताल में रहती है। आज उसके बॉस मिस्टर शर्मा के घर दीपावली की खास पार्टी थी, जिसमें दफ्तर के सभी अहम कर्मचारी आमंत्रित थे, इसलिए उसे देर हो गई। पार्टी खत्म होने के बाद उसे कोई सवारी नहीं मिल रही थी। वहीं किसी रिक्शे का इंतजार कर रही थी। कुछ देर हम खामोश बैठे टीवी पर रामायण का एक पुराना एपिसोड देखते रहे। फिर उसने चाय का कप रखते हुए पूछा, आप यहाँ अकेले रहते हैं अरीन जी? आपकी शादी नहीं हुई? मैंने मुस्कुराकर कहा, नहीं महक जी, अभी मेरी शादी नहीं हुई। मैं अपने काम में बहुत व्यस्त रहता हूँ, शादी के लिए अभी समय नहीं मिला। मैंने उससे पूछा, और आपके पति क्या करते हैं? उसने एक लंबी सांस ली और कहा, मेरी शादी हो चुकी है। पिछले महीने ही हमारी शादी को 9 साल पूरे हुए हैं। मैंने हैरानी से उसकी तरफ देखा। उसका चेहरा अब भी जवानी की ताजगी लिए हुए था और 9 साल शादी को होना मुश्किल लग रहा था। लेकिन आपको देखकर नहीं लगता कि आपकी शादी को 9 साल हो गए हैं। ऐसा लगता है जैसे 2 या 3 साल ही हुए हैं। उसने एक धीमी मुस्कुराहट के साथ कहा, मेरी शादी 19 साल की उम्र में ही हो गई थी। जब मैंने अपनी बीए की शिक्षा पूरी की, तब मेरे पापा ने मेरी शादी करवा दी। मुझे शादी का कोई इरादा नहीं था। मैं और पढ़ना चाहती थी और मास्टर्स की डिग्री हासिल करना चाहती थी, लेकिन माँ और पापा की जिद और पारिवारिक रीति रिवाजों के सामने मुझे अपनी इच्छा छोड़नी पड़ी। मेरा परिवार एक रूढ़िवादी ब्राह्मण परिवार है और उनके नज़दीक लड़कियों की जल्दी शादी करना उनकी इज्जत का हिस्सा है। मैंने पूछा, तो आप अपने परिवार के साथ रहती हो? आपके पति क्या करते हैं? वह पहले तो खामोश रही। उसके चेहरे पर एक उदासी सी छा गई।
फिर शायद कुछ हौसला करके बोली, मैं अकेले एक कमरा किराए पर लेकर रहती हूँ और यहाँ लखनऊ में एक निजी आईटी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर की नौकरी करती हूँ। मैंने कुछ झिझकते हुए और सवाल किए, और आपके पति, वह कहाँ रहते हैं और क्या करते हैं? वह आपके साथ क्यों नहीं रहते? आपके कितने बच्चे हैं? वह कहाँ रहते हैं? उसने मेरी तरफ बड़ी हैरत और शर्म भरी नजरों से देखा। उसके चेहरे पर एक अजीब सी तकलीफ नजर आई। मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने उसे कुछ गलत कह दिया है। उसने कुछ नहीं कहा और खामोश हो गई। उसकी खामोशी में एक गहरा दर्द छिपा हुआ था। मैंने महसूस किया कि शायद मैंने उसकी व्यक्तिगत जिंदगी में ज्यादा दखल दे दिया है। मुझे बहुत अजीब लगा कि मैंने तो ऐसा कुछ नहीं पूछा था जिससे वह मुझसे ऐसा बर्ताव करे। खैर, मैंने फौरन उससे माफी मांगी और किचन में जाकर रात के खाने की तैयारी करने लगा। मैंने सोचा कि उसे और परेशान नहीं करना चाहिए। कुछ देर में वह भी मेरे पीछे किचन में आई और बोली, अरीन जी, आप खाना बना लेते हैं क्या? मैंने आलू काटते हुए कहा, हाँ, जब रोज खाना ही है तो कब तक मैं होटल के खाने या डब्बे वाले खाने पर जिंदा रहूंगा? बस काम चलाने का बना ही लेता हूँ, दाल चावल और रोटी सब्जी। उसने एक तसल्ली भरी मुस्कुराहट के साथ कहा, ठीक है, फिर आप रहने दीजिए। आज मैं आपके लिए खाना बना देती हूँ। मैंने कहा, अरे नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? आप मेहमान हैं और फिर इतनी थकी हुई हैं। उसने कहा, जब आपके एक बार कहने पर मैं आपके घर रुक सकती हूँ, तो क्या आप मेरी इतनी सी बात नहीं मानेंगे? मेहमान नवाजी का मौका देना भी तो अच्छी बात है। मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं था। उसकी बात में एक मजबूत दलील थी। तो मैंने उसे किचन में मौजूद सारा सामान बताया, जिसमें चावल, दाल, आलू, गोभी और मसाले शामिल थे। फिर मैं बाहर आकर टीवी देखने लगा। कुछ देर बाद उसने मुझे आवाज दी, खाना बन गया है। अभी खाना है या कुछ देर बाद? मैंने पनीर की सब्जी, दाल और गर्म रोटियां बनाई हैं। मैंने कहा, जैसे आप कहें। मैंने तो कुछ देर पहले हल्का फुल्का नाश्ता किया था, और अगर आपको भूख लग रही है तो अभी खा लेते हैं। उसने कहा, नहीं, अभी मुझे भी भूख नहीं है, कुछ देर बाद ही खाते हैं। हम दोनों ड्राइंग रूम में बैठकर टीवी देखने लगे। काफी देर तक खामोश रहने के बाद वह बोली, अरीन जी, आप जो मेरी जिंदगी के बारे में पूछ रहे थे, वह मेरी जिंदगी का सबसे कठिन दौर था। सच कहूं तो मैं हर किसी को उसके बारे में बताकर अपने आप को कमजोर होने का एहसास नहीं करवाती। और अगर किसी को पता चल जाए कि मैं अकेली हूं और मेरी कहानी ऐसी है, तो लोग हर तरफ से फायदा उठाने का इरादा बना लेते हैं। शायद इसलिए मुझे उस समय अच्छा नहीं लगा और मैंने आपसे कुछ ज्यादा ही सख्त लहजे में बात कर दी। उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। मैंने उसके हाथ पर तसल्ली से हाथ रखा और कहा, नहीं महक जी, ऐसी कोई बात नहीं। सबकी अपनी जिंदगी है और अपना जिंदगी जीने का तरीका। आप नहीं बताना चाहती तो कोई बात नहीं। सच मानिए, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा और आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। मैं आपका कोई फायदा उठाने वाला नहीं और सुबह होते ही मैं आपको आपके घर छोड़ दूंगा। आपको यह भी फिक्र करने की जरूरत नहीं कि मैं किसी को बताऊंगा। ये बात यहीं तक रहेगी। उसने मेरे हाथ को हल्का सा दबाया और बोली, मुझे पता है अरीन जी, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे क्योंकि अच्छे और बुरे नियत वाले लोग एक नज़र में पता चल जाते हैं। आपके चेहरे पर राम का नूर है। मैंने कहा, ठीक है, फिर चलिए अब खाना खा लेते हैं, फिर बात करते हैं। पेट भरने के बाद शायद मन भी हल्का हो जाए। उसने कहा, ठीक है। हम दोनों खाने की मेज पर चले गए। आज मौसम बारिश की वजह से बड़ा ही अच्छा हो रहा था। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थीं। खाना खाने के बाद मैं बाहर बरामदे में गया और मैंने एक सिगरेट जलाई और पीने लगा। रात की ठंडक में सिगरेट का धुआं अच्छा लग रहा था। अभी मैंने अपनी सिगरेट खत्म ही की थी कि वह पीछे से 2 कप गर्म चाय लेकर आई। मैंने कहा, अरे इसकी क्या जरूरत थी, मैं खुद बना लेता। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे आदत है खाने के बाद चाय पीने की। मैंने सोचा आपके लिए भी बना लूं, शायद आपको भी अच्छी लगे। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया और हम दोनों बरामदे में खड़े चाय पीने लगे। काफी देर बाहर खड़े रहने के बाद मैंने उसे अंदर जाने के लिए कहा, क्योंकि अब मौसम कुछ ज्यादा ही सर्द हो रहा था। तो हम अंदर आए और बैठकर दोबारा बातें करने लगे। फिर न जाने क्या हुआ कि उसने एक गहरी सांस ली और कहा, अरीन जी, मेरी कहानी ऐसी है जिसे याद करके मेरी रूह कांप जाती है, लेकिन आज आपको बताना चाहती हूँ, शायद दिल का बोझ हल्का हो जाए। उसने फिर एक लंबी सांस ली और अपने बारे में बताना शुरू किया। महक की कहानी, सपनों का बिखरना और आशा की किरण। मेरा नाम महक देवी है। मैं एक छोटे से शहर रुद्रपुर, उत्तराखंड से हूँ। मेरे घर में माँ बाप और हम 2 बहनें हैं। मेरी बहन प्रीति मुझसे छोटी है और हमारा कोई भाई नहीं है। हम एक मध्यम वर्ग के ब्राह्मण परिवार से संबंध रखते हैं, जहाँ बेटियों को जल्दी ब्याह देना ही सबसे बड़ी जिम्मेदारी समझी जाती है। बात तब की है जब मैंने कॉलेज में बीए फर्स्ट ईयर में दाखिला लिया था। रुद्रपुर कॉलेज का माहौल बहुत अलग था। वहाँ लोग पढ़ाई से ज्यादा मौज मस्ती और फैशन में नजर आते थे, लेकिन मैं इन सबसे बिल्कुल अलग सिर्फ वहाँ पढ़ने के लिए गई थी।
मेरा ऐसा कोई शौकर नहीं था। शुरू से ही मेरी सोच यह थी कि जिससे मैं शादी करूंगी, मेरा सब कुछ उसी का ही होगा। वह जो मेरी हर इच्छा को पूरा करेगा, मुझे अपनी जान से ज्यादा प्यार करेगा। मेरा तन और मन बस उसी का ही होगा, और जो भी हो वही पहली बार और आखिरी बार होगा। मैं एक ऐसे जीवन साथी का ख्वाब देखती थी जो राम जैसा वफादार हो। कॉलेज में काफी लड़कों ने मुझे प्रपोज भी किया, लेकिन मैं अपनी सोच पर अड़ी रही। मुझे किसी से कोई लगाव नहीं हुआ। मेरी पढ़ाई खत्म हुई और अभी मैं एमए में दाखिला लेने का सोच ही रही थी कि उसी दौरान एक रिश्ता आया। मेरे पिता ने फौरन मुझसे पढ़ाई बंद करने को कहा और कहा कि यह रिश्ता बहुत अच्छा है, हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। मुझे यह हार मानना पड़ी। लड़का मुझसे 8 साल बड़ा था। उसका नाम विक्रम था और वह एक करीबी गांव हरिपुर में रहता था। उसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन पारिवारिक दबाव और गांव के बुजुर्गों के कहने पर मुझे शादी के लिए हाँ कहना पड़ा। मैंने सोचा, चलो अगर यही मेरी किस्मत में है तो कोई बात नहीं, मैं एक खुशियों भरी जिंदगी की शुरुआत करूंगी। धीरे धीरे मेरी शादी का दिन करीब आ गया और मैं मन ही मन में खुश होने लगी कि अब मेरी भी इच्छा पूरी होगी। अब मुझे भी कोई प्यार करने वाला मिलेगा जो सिर्फ मेरा होगा। मैंने अब सुनहरे ख्वाब सजाने शुरू कर दिए थे। अपनी नई जिंदगी, अपने पति, अपने घर के बारे में सोचती रही, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मेरी शादी का दिन भी आ गया और मेरी शादी भी हो गई। शादी की रस्में पूरी हुईं और मैं अपने पति विक्रम के साथ उनके घर गई। सुहागरात थी और मैं अपने ख्वाबों को हकीकत बनता देख रही थी। बस अब बिल्कुल फिल्मी दुनिया वाली अपेक्षाओं में घूम रही थी। उसी दौरान मेरे पति अंदर आए और आकर बिस्तर पर बैठ गए। मुझे उनसे एक अजीब सी बू आई, जो शराब और किसी और नशे की मिली जुली बदबू थी। मेरा दिल डूब गया। मेरे पति नशा करके आए थे। मैंने तो ऐसा कभी नहीं सोचा था। मैंने चाहा था कि जो भी मेरा हो वह कभी कोई नशा न करे। मेरे सारे ख्वाब एक पल में बिखरते नजर आए। उसके बाद जो हुआ वह एक भयानक ख्वाब से कम नहीं था। मेरे पति ने मुझ पर थप्पड़ों की बारिश कर दी और गंदी गंदी गालियां देने लगे। वह नशे में धुत थे और मुझे पहचान भी नहीं पा रहे थे। अब तो ऐसा लग रहा था कि अगले ही पल मेरी जान निकल जाएगी। पता नहीं मैं किस घर में आ गई थी जहां कोई मेरी सदाएं भी नहीं सुन पा रहा था। मेरे चीखने की आवाजें भी शायद कमरे से बाहर नहीं जा पा रही थीं। बार बार यही लग रहा था कि कहीं से कोई देवता या फरिश्ता आ जाए और मुझे इस दरिंदे से बचा ले। मेरे दिमाग में मानने को तैयार ही नहीं था कि क्या यह वाकई हो रहा है। क्या मैंने यही सोचा था अपनी शादी के बारे में? सुबह हुई तो मेरे जिस्म पर जख्मों के निशान थे और रूह पर गहरे दाग। मेरे माता पिता को जब इस घटना का इल्म हुआ तो वह परेशान तो हुए, लेकिन पारिवारिक इज्जत और छोटी बहन की शादी के खौफ से उन्होंने कोई सख्त कदम नहीं उठाया। मेरे घर में कोई भाई भी नहीं है जो मेरे लिए लड़ता, तो मेरे घर वाले खामोश होकर बैठ गए। वह कर भी क्या सकते थे? अभी मेरी छोटी बहन प्रीति की शादी करनी थी और अगर यह रिश्ता टूटता तो हमारे परिवार की इज्जत पर दाग लग जाता। कुछ दिन तक मैं अपने मायके में ही थी, लेकिन मुझे ऐसा लगता था जैसे अब मैं अपने माँ बाप पर बोझ बन गई हूँ और मेरी वजह से प्रीति की शादी में भी मुश्किल आ सकती है। मैंने नौकरी करने का सोचा ताकि अपने पैरों पर खड़ी हो सकूं और किसी पर बोझ न बनूं। मैंने हर जगह फॉर्म भरने लगी। आखिरकार एक मशहूर आईटी कंपनी गरुड़ सॉल्यूशंस में मेरा चुनाव हो गया। लेकिन मेरे अब्बू मुझे अकेले यहाँ लखनऊ नहीं आने देना चाहते थे। उन्हें शहर के माहौल और बेटी के अकेले रहने पर चिंता थी। मेरी काफ़ी कोशिश और दलीलों के बाद कि मैं अपनी ज़िंदगी बनाना चाहती हूँ और अपने फैसले खुद लेना चाहती हूँ, उन्होंने मुझे यहाँ नौकरी करने की इजाज़त दे दी। फिर मैं कुछ दिन बाद यहाँ आ गई और लखनऊ के एक मोहल्ले गोमती नगर में एक कमरा किराए पर ले लिया। वहाँ सिर्फ एक दादाजी और दादी जी रहते थे, जिनकी उम्र लगभग 70 साल थी, और उनके साथ एक अंकल थे जिनका नाम राधे श्याम था और वह मेरे अब्बू की उम्र के थे। दिखने में वह लोग ठीक थे और मुझे लगा कि यह एक सुरक्षित जगह है। अंकल राधे श्याम ने अपनी जॉब के बारे में बताया कि मेरा समय रात में जॉब करने का है। उन्होंने कहा, ठीक है, और घर की एक चाबी मुझे भी दे दी ताकि मुझे रात में आने जाने में आसानी हो। अब जिंदगी थोड़ी ठीक चल रही थी। मैं दिन में ऑफिस जाती और रात को आकर सो जाती, लेकिन होना तो कुछ और ही मंजूर था। लगभग महीना गुजर चुका था। सब कुछ ठीक चल रहा था और अब मुझे दिन में सोने की आदत हो गई थी, क्योंकि रात में मुझे नींद नहीं आती थी। शायद काम की वजह से या शायद उस सदमे की वजह से जो मुझे मिला था। ऐसे ही एक रात मैं अपने मोबाइल पर कोई भक्ति गीत सुन रही थी या कोई गेम खेल रही थी, तब मेरे दरवाजे पर एक दस्तक हुई। तो मैंने पूछा, कौन? तो अंकल राधे श्याम ने कहा, मैं हूँ, जरा दरवाज़ा खोलना। मुझे जरा अजीब लगा कि वह इस समय क्यों आए हैं। मैंने उठकर दरवाज़ा खोल दिया और वह मेरे कमरे में आकर बैठ गए और बोले, मुझे नींद नहीं आ रही थी और तुम्हें रात में जागते हुए देखा तो यहाँ चला आया। मैंने कहा, कोई बात नहीं, आप यहाँ बैठ सकते हैं। फिर अंकल ने बातें शुरू कर दी और हम बातें करने लगे।
उन्होंने अपने गांव और अपने परिवार के बारे में बताया। कुछ ही देर बातें करने के बाद मैंने उनसे चाय का पूछा तो उन्होंने हाँ कह दी। मैं उठी और जाकर चाय बनाकर लाई और उन्हें देने लगी, तो चाय पकड़ने के बजाय उन्होंने बड़े ही गंदे तरीके से मेरा हाथ छूकर चाय ले ली। मुझे बड़ा अजीब लगा, जैसे मेरे जिस्म में एक सनसनाहट दौड़ गई। खैर, मैंने इस बात को नज़रअंदाज करने की कोशिश की और वहीं बात खत्म कर दी और हम बैठकर चाय पीने लगे। काफ़ी देर तक हम दोनों खामोश रहे और फिर उन्होंने बातें करना शुरू की और कुछ देर बातें करने के बाद उन्होंने एक कप और चाय के लिए कहा, तो मैं उठी और खाली कप उठाकर किचन की तरफ चल दी और फिर गैस जलाकर चाय चढ़ा दी। तब मेरे पीछे अंकल भी किचन में आ गए। मैंने उनसे कहा, आप बाहर बैठें, मैं अभी चाय बनाकर लाती हूँ। उन्होंने कहा, नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ। और थोड़ी देर बाद वह मेरे और करीब आए और मेरे कान में आहिस्ता से बोले, महक, तुम बहुत खूबसूरत हो। मैंने उनकी तरफ घूर कर देखा तो उन्होंने नज़रें फेर लीं और मुस्कुराने लगे। और जैसे ही मैं चाय छानने के लिए मुड़ी, उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रख दिया और मेरे बहुत करीब आ गए। मुझे उनकी सांसों की गर्मी महसूस हुई। मैं अचानक हुए इस अमल से चौंक गई और मैंने पलटकर उन्हें अपने से दूर धकेल दिया। मेरा किचन बहुत अंदर था और उस समय घर में कोई और जाग नहीं रहा था। दादा और दादी जी अपने कमरे में सो रहे थे। अगर मैं चीखती भी तो कोई सुन नहीं पाता और शायद इसी बात का फायदा उठाना चाहते थे। मैं अपने बचने की नाकाम कोशिश करती रही, लेकिन कामयाब नहीं हो सकी। इसी तरह 3 महीने गुजर गए और अब यह सब मेरे बर्दाश्त से बाहर हो गया। मेरी रूह हर रात खौफ में रहती थी। मैंने दूसरी जगह कमरा शिफ्ट करने की सोची, लेकिन फिर कहीं वहां भी यह सब न शुरू हो जाए। ये सोचकर मैं खामोश हो गई और कुछ कर न सकी। मैंने अपनी किस्मत मान ली और जैसा चल रहा था चलने दिया और बाकी सब खुदा पर छोड़ दिया, क्योंकि मुझे लगा मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। एक दिन की बात है, मैं ऑफिस से वापस आ रही थी कि रास्ते में मुझे एक 50 साल की औरत मिली जो शक्ल और बातचीत में बहुत शरीफ लग रही थी। उनकी शक्ल बिल्कुल मेरी नानी माँ जैसी थी। उनका नाम गीता देवी था। हम दोनों में आहिस्ता आहिस्ता बातें शुरू हुईं और बात करते करते पता चला कि उनका अपना 2 मंजिला घर है, लेकिन उसमें वह अकेली रहती हैं और कोई उनके साथ नहीं रहता। उनका बेटा विदेश रहता है। मैंने बात ही बात में उनसे किराए की बात की तो उन्होंने मुस्कुराकर कहा, बेटी, इतना बड़ा घर है, अगर तुम्हें रहना है तो रहो, किराए की क्या बात है। और वैसे भी अगर तुम रहोगी तो मुझे भी कोई बात करने वाला मिल जाएगा और 2 वक्त का अच्छा खाना मिल जाया करेगा। और मैं भी तुम्हारी माँ जैसी हूं तो थोड़ी सी खिदमत कर देना, बस हो गया मेरा। मुझे भी उनकी बात सही लगी और मुझे लगा जैसे भगवान ने खुद उन्हें भेजा है। मैंने उनका नंबर ले लिया और मेरा दिल एक नई उम्मीद से भर गया। मैं घर आकर अपने कमरे में कपड़े बदले और खाना बनाया और फिर बैठकर कुछ सोच रही थी कि उन्हें आंटी गीता देवी का फ़ोन आया कि बेटी, कब से आने का प्लान है। मैंने कहा, आंटी, इसी हफ्ते में आऊँगी और मुझे रात में ही वक्त मिलता है तो रात 11 या 12 बजे के करीब ही आऊँगी। उन्होंने कहा, ठीक है, जब आना हो तब आ जाना। मैंने आंटी से रात में आने की बात इसलिए कही कि मेरे मौजूदा मकान मालिक राधे श्याम को यह पता न चले कि मैं कहाँ गई, वरना वह वहां भी जीना हराम कर देता। और वैसे भी मेरे पास कोई खास सामान तो था नहीं, बाकी तो मकान मालिक का ही था। मैंने भी एक दिन योजना बनाई और अपना सामान पैक किया, जिसमें मेरे चंद कपड़े, कुछ किताबें और ज़रूरी कागजात शामिल थे। और नीचे जाकर अंकल राधे श्याम को बोला, अंकल, आप यह चाबी रख लें, मैं अपने गांव जा रही हूँ 10 दिन के लिए, जब आऊंगी तो आपसे ले लूंगी। उन्होंने बिना कुछ कहे चाबी ले ली और मेरे चेहरे पर एक विजय मुस्कुराहट के साथ मुझे देखा। मैं बाहर निकलकर एक रिक्शा किया और अपना सामान लेकर बैठ गई। जैसे ही रिक्शे वाला वहां से आगे बढ़ा, मैंने आंटी गीता देवी को फ़ोन कर दिया कि मैं आ रही हूँ। उन्होंने कहा, ठीक है, और फिर 1 घंटे में मैं उनके घर पहुंच गई। उन्होंने बड़े खुलूस और मोहब्बत से मेरा इस्तकबाल किया, जैसे मैं उनकी अपनी बेटी हूँ। उनका घर वाकई बहुत बड़ा और खूबसूरत था। आधुनिक ज़माने की सारी सुविधाएं थीं उस घर में, जिसमें स्मार्ट टीवी, एयर कंडीशनर और आधुनिक किचन शामिल था। बातों बातों में मैंने उनसे पूछा कि आंटी जी, आपने ये सब कैसे लगवाया? लगता है आपको ऐसी चीज़ों का काफ़ी शौक है। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, नहीं बेटी, मेरा एक ही बेटा है राघव और वह विदेश कनाडा में रहता है। जब वह आता है तो ऐसी चीज़ें लगवा जाता है और जब आता है तो वह खुद ही चलाता है। मुझे तो चलाना भी नहीं आता। और फिर उन्होंने अपने बेटे और बहू की फ़ोटो दिखाई, जो बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। खैर, कुछ देर बाद उन्होंने मुझे ऊपर का एक कमरा दिखाया, जो बड़ा ही खूबसूरत था, किसी राजकुमारी के कमरे जैसा। उन्होंने बताया कि उनको एक बेटी की बहुत चाह थी, लेकिन बस एक ही बेटा पैदा कर पाए। लेकिन उसकी चाह में हमने यह कमरा अपनी पसंद से तैयार किया था, जो आज से तुम्हारा है। तुम इसी में रहोगी। मुझे तो मानो अपनी किस्मत पर यकीन ही नहीं हो रहा था। इतना अच्छा घर और इतना अच्छा कमरा तो मेरे अपने पैतृक घर का भी नहीं था। खैर,
मैं कमरे में गई और अपना सामान किनारे रखा और आंटी ने कहा, महक बेटी, फ्रेश होकर आओ, फिर खाना खाते हैं। मैंने कहा, आंटी खाना बनाया है? तो उन्होंने कहा, नहीं, आज मैंने तुम्हारे लिए बाहर से शाही पनीर और नान मंगवा लिया, कल से घर में बनेगा। मैंने कहा, ठीक है। फिर वह नीचे चली गई और मैंने अपना सामान खोलकर सेट किया। मैंने इधर उधर नजर दौड़ाई कि अलमारी कहाँ है, तो मुझे वहां एक दीवार में लगी हुई अलमारी दिखाई दी। और जब मैंने उसे खोला तो उसमें काफी नए और खूबसूरत कपड़े थे, जिनमें कुछ खूबसूरत साड़ियां और सूट शामिल थे, और एक साइड पूरी खाली थी। खैर, मैंने खाली वाली अलमारी में अपना सामान सजा दिया और फ्रेश होकर नीचे चली गई। खाना खाते खाते मैंने उनसे पूछा, आंटी जी, अलमारी में इतने कपड़े किसके हैं? और तो आंटी ने मुस्कुराते हुए बताया, ये बस ऐसे ही खरीद कर रखे हुए हैं, आज से इन्हें तुम पहनना, यह सब तुम्हारे लिए ही हैं। मैं उनकी मोहब्बत पर हैरान रह गई। हमने खाना खत्म किया और कुछ देर बातें करने के बाद हम सोने चले गए। मुझे तो यह किसी ख्वाब जैसा लग रहा था। कल तक मेरी किस्मत मुझे रुला रही थी और आज अचानक इतना कुछ। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि यह सब मेरे साथ हो रहा है। यह रात मेरे लिए प्रकाश और आशा की किरण लेकर आई थी। महक ने अपनी बातें कुछ देर रोकर जारी रखीं और फिर मुझसे कहा कि वह आज भी उसी घर में रह रही है और उसकी आंटी गीता देवी उसे अपनी बेटी से ज्यादा मानती हैं। इस घर में उसे सुकून और मोहब्बत मिली है। फिर उसने बताना शुरू किया कि राधे श्याम से छुटकारा पाने के बाद मुझे कोई मसला नहीं हुआ। मैं बहुत ही अच्छी आंटी गीता देवी के साथ रह रही थी, जो मुझे वाकई एक माँ का प्यार देती थी। लेकिन 1 महीने पहले मेरे ऑफिस में एक नया बॉस आया। उसका नाम मिस्टर विजय राजपूत था, और जैसे ही एक मीटिंग में उसने मुझे देखा, तब से उसकी नीयत मुझ पर खराब हो गई। उसकी नजरें हर वक्त मुझे ढूंढती रहती थीं, और आज उसने अपने घर में एक पार्टी में मुझे बुलाया था। मुझे लगा उसने दफ्तर के सभी कर्मचारियों को बुलाया होगा, लेकिन उसके घर जाने के बाद पता चला कि उसका फार्म हाउस लखनऊ से बाहर किसी वीरान इलाके में था, जहां रात को कोई नहीं आता जाता, और उसने सिर्फ मुझे बुलाया था। मैं जब वहां पहुंची तो उसने मेरा अच्छा इस्तकबाल किया और मुझे अंदर ले गया। उसने मुझे एक खूबसूरत ड्रिंक पेश की, जो शायद नशे वाली थी। मैंने मना किया तो उसने इसरार किया कि यह सिर्फ एक पेय है, इसमें कोई नशा नहीं है। मैंने थोड़ा सा छका और फिर वह किसी काम से बाहर चला गया। 2 घंटे बाद वापस आया और आते ही उसकी नीयत साफ हो गई। उसने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, जो मेरे साथ पहले भी हो चुका था, और मेरे दिल में एक खौफ बैठ गया था। लेकिन उसकी हरकतों से न जाने मुझे कहाँ से गुस्सा आ गया और मैंने उसे 2 थप्पड़ मारे और वहां से भागने लगी। उसने मेरा बाजू पकड़ा और जबरदस्ती करने की कोशिश की, लेकिन मैंने पूरी ताकत से उसे झटका दिया और कैसे भी वहां से भाग आई। वह पीछे से आवाजें लगाता रहा कि इतनी रात को कहाँ जाएगी, कोई सवारी नहीं मिलेगी। मैंने उसकी बातों को नजरअंदाज करते हुए सड़क पर भागना ही सही समझा, चाहे मुझे पूरी रात चलना पड़े। और काफी देर से किसी गाड़ी का इंतजार कर रही थी कि कोई आए, और शायद भगवान ने मेरी सुन ली और आप आ गए। रात के 1 बज रहे थे और मैं खामोशी से उसकी कहानी सुन रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी हिम्मत भी नजर आ रही थी। मैंने अपनी खामोशी तोड़ते हुए उसे कहा कि महक जी, आपकी कहानी वाकई दर्द भरी है। मुझे सुनकर बहुत दुख हुआ। मैं कुछ कहना तो चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास कोई अल्फाज नहीं मिल रहे कि कैसे कहूँ और क्या कहूँ। आपने बहुत हिम्मत से हालात का सामना किया। उसने कुछ नहीं बोला। कुछ देर तक हम ऐसे ही खामोश बैठे रहे। कमरे में सिर्फ घड़ी की टिक-टिक और बारिश की धीमी आवाज सुनाई दे रही थी। फिर मैंने कहा, अगर आपको नींद आ रही है तो आप मेरे बेडरूम में जाकर सो सकती हैं, वहां आपको सुकून मिलेगा। उसने एक गहरी सांस ली और कहा, अरीन जी, जिस रात ये बातें मेरे जहन में आ जाती हैं, उसके बाद से नींद मुझसे कोसों दूर हो जाती है। अगर आपको नींद आ रही है तो आप सो सकते हैं, मैं यहीं ठीक हूँ। मैंने कहा, नहीं महक जी, मुझे भी नींद नहीं आ रही। मैं आपकी कहानी सुनकर बहुत प्रभावित हुआ हूँ। एक नया मोड़, विक्रम का अचानक प्रकट होना। हमें बातें करते सुबह के 4 बज गए और हम पता नहीं कब ड्राइंग रूम में ही सोफे पर बैठे बैठे सो गए। सुबह 8 बजे उसने मुझे जगाया। मैं उठा तो उसने मुझे एक कप गर्म चाय दी और कहा, अरीन जी, सुबह हो चुकी है, अब मुझे रिक्शा भी मिल जाएगा तो मैं चलती हूँ, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप कल रात नहीं होते तो न जाने मैं कहाँ जाती। आपने मेरी जिंदगी बचाई है। मैंने कहा, ठीक है, लेकिन रिक्शे से क्यों? मैं आपको छोड़ देता हूँ। पहले उसने इनकार किया, लेकिन फिर मान गई। हम दोनों तैयार हुए और उसके घर के लिए निकल गए। आधे घंटे में हम उसके घर पहुंच गए। जैसे ही हमारी गाड़ी गीता देवी के घर के करीब पहुंची, मैंने देखा कि घर के बाहर एक पुरुष खड़ा था, जो परेशानी के आलम में फोन पर बात कर रहा था। महक ने उसे देखते ही मुझे गाड़ी रोकने का इशारा किया। उसकी आंखों में हैरत और कुछ खौफ के मिले जुले भाव थे। अरीन जी, यह तो विक्रम है, महक ने दबी आवाज में कहा। मैंने चौंक कर देखा। विक्रम, उसका शराबी पति, जो उसके अतीत का भयानक हिस्सा था।
वह यहाँ क्या कर रहा था? इससे पहले कि हम कुछ सोच पाते, विक्रम ने हमें देख लिया। उसके चेहरे पर एक नकली मुस्कुराहट आई जो मुझे अजीब लगी। वह हमारी तरफ बढ़ा। महक, तुम यहाँ हो? महक की आवाज़ कांप रही थी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूँ महक। तुम्हें पता है, तुम्हारे माता पिता ने मुझे बताया कि तुम लखनऊ में हो, लेकिन कहाँ हो ये नहीं बताया। तुम्हारे पिता बहुत परेशान हैं तुम्हारी वजह से, और उन्होंने मुझे भेजा है कि मैं तुम्हें वापस ले जाऊं। उसने एक बनावटी परेशानी से कहा। मैंने देखा कि महक का रंग उड़ चुका था। वह स्पष्ट रूप से भयभीत थी। मैंने उसे तसल्ली देने के लिए हल्का सा हाथ दबाया और विक्रम की तरफ देखकर कहा, आप कौन हैं? मैं महक का पति हूँ, विक्रम, उसने तकब्बुर से कहा। और आप कौन हैं जो मेरी पत्नी को अपनी गाड़ी में घूम रहे हैं? मैंने सुकून से जवाब दिया। मैं अरीन माथुरिया हूँ। कल रात यह सड़क पर फंसी हुई थी। बारिश बहुत तेज थी, इसलिए मैंने इंसानियत के नाते इन्हें अपने घर में पनाह दी। सुबह इन्हें इनके घर छोड़ने आया हूँ। विक्रम के चेहरे पर शक के आसार स्पष्ट थे। अच्छा, तो ये बात है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरी पत्नी यहाँ इस घर में क्यों है। यह उसका घर नहीं है। इसी क्षण आंटी गीता देवी दरवाजे से बाहर आईं। वह विक्रम को देखकर चौंक गईं। विक्रम, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? विक्रम ने उन्हें देखकर प्रणाम किया। नमस्कार आंटी जी, मैं यहाँ महक को लेने आया हूँ। महक को लेने? आंटी गीता देवी ने हैरानी से कहा। महक मेरी बेटी है, तुम कौन होते हो उसे लेने वाले? विक्रम हंसा। आंटी जी, मैं उसका पति हूँ और मेरा हक है उसे अपने साथ ले जाने का। इस पर आंटी गीता देवी ने अपना मजबूत रूप दिखाया। तुम पति हो? कैसा पति? जो अपनी पत्नी को नशे में धुत मारता पीटता है। महक ने मुझे सब कुछ बताया है। और तुम्हें पता है, अब महक तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। उसका वह घर अब नहीं है जो उसे सिर्फ तकलीफ दे। विक्रम का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। आंटी जी, आपको कोई हक नहीं है मेरी और मेरी पत्नी के मामले में दखल देने का। मुझे पूरा हक है, गीता देवी ने डट कर कहा। यह मेरी बेटी है और मैं उसे किसी भी सूरत में दोबारा उस जहन्नम में नहीं जाने दूंगी जिससे वह गुजर चुकी है। इस बहस के दौरान विक्रम ने महक की तरफ तेजी से देखा और उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की। मैंने फौरन उसे रोक दिया और उसके सामने खड़ा हो गया। मिस्टर विक्रम, महक नहीं जाना चाहती। उसे जबरदस्ती ले जाने की कोशिश मत करें। विक्रम ने मुझे घूर कर देखा। तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? मैं पुलिस बुलाऊंगा। बुला लीजिए, मैंने परस्कूण अंदाज में कहा। हमें कोई एतराज नहीं है। पुलिस को भी मालूम होना चाहिए कि आप अपनी पत्नी के साथ कैसा सलूक करते हैं। इसी दौरान महक ने हिम्मत की और विक्रम की तरफ देखकर बोली, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। विक्रम, अब बहुत हो चुका। मैं अपनी जिंदगी की नए सिरे से शुरुआत कर चुकी हूँ और मुझे तुमसे कोई ताल्लुक नहीं रखना। विक्रम ने हंसते हुए कहा। मजाक कर रही हो? तुम अकेली कैसे रहोगी? कौन देगा तुम्हें सुरक्षा? मुझे सुरक्षा देने के लिए यह घर है, ये मेरी माँ है, और अगर जरूरत पड़ी तो यह अरीन जी भी हैं। महक ने बहादुरी से कहा। विक्रम और कुछ कहने ही वाला था कि गीता देवी के पड़ोसी, एक सेवानिवृत्त फौजी सरदार जी, सरदार प्रताप सिंह, जो सामान्य रूप से सुबह की सैर को निकलते हैं, हमारी तरफ आते हुए दिखाई दिए। वह एक नेक और सम्मानित व्यक्ति थे। गीता देवी ने उन्हें देखते ही आवाज दी, प्रताप सिंह जी, जरा इधर आइए। ये आदमी मेरी बेटी को परेशान कर रहा है। सरदार जी फौरन हमारी तरफ आए और स्थिति को भांप लिया। क्या हुआ गीता बहन? कौन परेशान कर रहा है? गीता देवी ने उन्हें संक्षेप में स्थिति बताई और सरदार जी ने विक्रम की तरफ देखा। बेटा, अगर महक तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती तो जबरदस्ती क्यों कर रहे हो? हमारे मोहल्ले में ऐसा नहीं होता। विक्रम ने घबराकर सरदार जी को देखा। एक सेवानिवृत्त फौजी को देखकर उसकी हिम्मत पस्त हो गई। मैं सिर्फ अपनी पत्नी से बात करना चाहता था। जो बात करनी है वह महक की मर्जी से होगी, सरदार जी ने मजबूत लहजे में कहा। अब तुम यहां से जाओ, वरना मुझे पुलिस बुलानी पड़ेगी। विक्रम ज्यादा बहस के बिना पीछे हटा और तेजी से वहां से चला गया। हम सब ने राहत की सांस ली। नए रिश्ते और नई आशाएं। महक की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वह खुशी और कृतज्ञता के थे। उसने आंटी गीता देवी और फिर मेरी तरफ देखा। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आंटी गीता देवी ने महक को गले लगा लिया। बेटी, तुम अकेली नहीं हो, ये तुम्हारा घर है और हम सब तुम्हारे साथ हैं। मैंने देखा कि महक वाकई अब एक मजबूत महिला बन चुकी थी। उसने उस रात को सिर्फ पनाह ही नहीं दी थी, बल्कि उसे अपनी जिंदगी की डोर अपने हाथ में लेने का हौसला भी दिया था। अरीन जी, आप अंदर नहीं आएंगे? गीता देवी ने मुस्कुराकर कहा। आज नाश्ता हमारे साथ कीजिए। मैंने घड़ी की तरफ देखा। दफ्तर के लिए देर हो रही थी, लेकिन मैं महक को इस हालत में छोड़कर नहीं जा सकता था। मैंने सिर हिलाया और कहा, जरूर आंटी जी, आज मैं नाश्ता आपके साथ ही करूंगा। हम अंदर गए और गीता देवी ने नाश्ते का इंतजाम किया। नाश्ता करते हुए
महक ने मुझे बताया कि उसने अब कानूनी कार्यवाही करने का फैसला कर लिया है। वह विक्रम से बाकायदा तलाक लेना चाहती है और अपने अतीत को हमेशा के लिए पीछे छोड़ना चाहती है। मैं अब सिर्फ अपने भविष्य पर ध्यान दूंगी। अरीन जी, मैं और ज्यादा पढ़ूंगी, अपनी नौकरी में तरक्की करूंगी और इस समाज में अपना मुकाम बनाऊंगी जहां महिलाओं को कमजोर नहीं समझा जाता। मैंने उसके चेहरे पर एक नई चमक देखी। यह वही महक नहीं थी जो कल रात बारिश में भयभीत और अकेली थी। यह एक नई महक थी जो प्रकाश और आशा से भरी हुई थी। नाश्ते के बाद मैंने उन सबसे इजाजत ली। महक ने मुझे मेरा नंबर दिया और अपना नंबर लिया और कहा, कभी वक्त मिले तो फोन जरूर कीजिएगा अरीन जी। और फिर मैं वापस अपने घर आ गया। मैं दिन भर अपने घर में बैठा उसी के बारे में सोचता रहा कि हम आज 21वीं सदी में जी रहे हैं और क्या वाकई एक महिला का सम्मान आज भी उसे हासिल नहीं है। महक जैसी न जाने कितनी महिलाएं रोजाना इस जुल्म का शिकार होती हैं और हम महिलाओं को ही गलत कहते हैं। जो लड़की हिम्मत कर जाती है वह अपने सपनों की दुनिया बना लेती है, लेकिन आज भी 70% से ज्यादा महिलाएं जो आज भी किसी न किसी हवस का शिकार होती हैं और हम उन्हें ही गलत कहते हैं। उस रात की बारिश ने सिर्फ सड़कों को ही नहीं धोया था, बल्कि महक की जिंदगी से पुराने दुखों के दाग भी मिटा दिए थे। ये वाकई एक अनोखी रात थी, प्रकाश और आशा की कहानी। दर्शकों, महक की कहानी हमें यह सिखाती है कि जिंदगी में कितने ही अंधेरे क्यों न हों, उम्मीद की एक किरण हमेशा होती है। क्या आपने कभी किसी ऐसी महिला को देखा है जो महक की तरह बहादुरी से मुश्किलों का सामना करती है? क्या आपको लगता है कि हमारे समाज में महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा के लिए और ज्यादा कदम उठाने की जरूरत है? अपनी राय टिप्पणियों में जरूर बताइए।